आज हम लिंग पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस विषय की जड़ों तक जाते हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन है ये समझना कि एक छोटा सा विचार जो शायद अनजाने में ही आया हो। हाँ बिल्कुल, वो कैसे हमारी भाषा, हमारी किताबों और फिर आखिर में जाकर हमारे करियर के फैसलों तक वो प्रभावित कर सकता है। एक बड़ी दीवार बन जाता है। सही बात है। और मुझे लगता है कि ये सब शुरू होता है 3 शब्दों से। हाँ। पूर्वाग्रह, रूढ़ियां और भेदभाव। लोग अक्सर इनमें मतलब कंफ्यूज्ड रहते हैं। हाँ। इन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक चेन की तरह काम करते हैं। हाँ, मुझे भी ये लगता है। इन्हें एक दूसरे से अलग करना ही शायद सबसे पहला कदम है। तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। पूर्वाग्रह यानी बायस, ये क्या सिर्फ किसी चीज की तरफ एक झुकाव है या इससे कुछ ज्यादा है? देखिए, स्रोत इसे बहुत साफ तरीके से एक सोच बताते हैं। एक सोच? हाँ, एक मानसिक झुकाव। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर अचेतन होता है, अनकॉन्शियस। हमें पता भी नहीं होता कि हम ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये दिमाग का एक शॉर्टकट है। जैसे किसी को सफेद कोट में देखकर मान लेना कि वो डॉक्टर ही होगा और शायद पुरुष ही होगा, या किसी को केबिन क्रू की यूनिफॉर्म में देखकर मान लेना कि वो महिला ही होगी। ओके, तो ये एक तरह का मतलब ऑटो पायलट मोड है दिमाग का। हाँ बिल्कुल। तो फिर भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, वो इससे अलग कैसे हुआ? क्योंकि सुनने में तो ये भी वैसा ही लगता है। यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। अगर पूर्वाग्रह एक सोच है तो भेदभाव एक क्रिया है, एक एक्शन। हाँ, जब आप अपनी उस सोच के आधार पर किसी के साथ असल में कुछ गलत करते हैं तब वो भेदभाव बन जाता है। जैसे मान लीजिए उस पुरुष डॉक्टर को महिला डॉक्टर से ज्यादा सैलरी देना सिर्फ इसलिए कि आपका पूर्वाग्रह कहता है कि पुरुष बेहतर डॉक्टर होते हैं, या अपनी बेटी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई से रोकना क्योंकि वो लवकुट की फील्ड है। एग्जैक्टली, वो भेदभाव है। समझ गया। तो पूर्वाग्रह दिमाग के अंदर है और भेदभाव असल दुनिया में उसका नतीजा है। तो फिर इस चेन की तीसरी कड़ी, रूढ़ियां या स्टीरियोटाइप्स, वो कहां से आई? रूढ़ियां यूं समझ लीजिए कि वो सामाजिक खांचे या सांचे हैं जो इन पूर्वाग्रहों को ताकत देते हैं। सामाजिक खांचे? हाँ, ये वो कहानियां हैं जो एक समाज खुद को बार बार सुनाता है जब तक कि वो सच न लगने लगे। हमारे स्रोत में एक बेहतरीन टेबल है जो बताती है कि समाज ने लिंग के आधार पर गुण और भूमिकाएं कैसे बांट दी हैं। अच्छा, जैसे कि लड़कों को कैसा होना चाहिए और लड़कियों को कैसा? बिल्कुल वही। स्वभाव की बात करें तो लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो नाजुक हों, भावुक हों। और शर्मीली हों? हाँ, और लड़कों को मजबूत और निडर होना चाहिए। हमारी फिल्मों का सबसे मशहूर डायलॉग, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये इसी स्टीरियोटाइप का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये लड़कों पर एक अमानवीय दबाव डालता है कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त ना करें। और मुझे लगता है कि इसका असर सिर्फ भावनाओं तक ही सीमित नहीं रहता होगा, इसका असर तो सेहत पर भी पड़ता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत बताते हैं कि इसी सोच के कारण पुरुष अपनी स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं। डॉक्टर के पास जाना कमजोरी की निशानी मान लिया जाता है। बाप रे, तो एक छोटा सा स्टीरियोटाइप असल में जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। बन सकता है, बिल्कुल। और यही चीज करियर में भी दिखती है। लड़कियों के लिए टीचर या नर्स जैसी केयरिंग जॉब्स, और लड़कों के लिए इंजीनियर या पायलट जैसी ताकतवर भूमिकाएं। ये तो वो ऊपरी परत है जो हमें साफ साफ दिखती है। लेकिन स्रोत एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि ये पूर्वाग्रह हमारी भाषा में भी छुपा हुआ है। ये बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गई। ये कैसे काम करता है? भाषा तो हमारे विचारों का आईना है ना। अगर समाज में पूर्वाग्रह है तो वो भाषा में दिखेगा ही। स्रोत अंग्रेजी के मैनकाइंड या चेयरमैन जैसे शब्दों का उदाहरण देते हैं। शब्द है मैनकाइंड, जिसमें पूरी इंसानियत की बात है, लेकिन डिफॉल्ट में मैन है। सही है, चेयरमैन में भी डिफॉल्ट मैन है। हाँ, ये अनजाने में ये संदेश देता है कि मानक इंसान पुरुष है। और हिंदी में तो इसके और भी गहरे उदाहरण हैं। स्रोत में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या वाली कहावत का जिक्र है। ये तो हम रोज सुनते हैं। हाँ, और ये बहुत खतरनाक है। ये कहावत कमजोरी या कायरता को सीधे सीधे स्त्रीत्व से जोड़ती है। मतलब औरत होना कमजोर होने के बराबर है। हालांकि एक पॉजिटिव बदलाव भी आ रहा है।
अब चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन या मैनकाइंड की जगह ह्यूमनकाइंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हाँ, ये एक अच्छी बात है। भाषा को ज्यादा समावेशी बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। भाषा का ये असर तो काफी सूक्ष्म है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका और भी ठोस रूप हमें बच्चों की किताबों में देखने को मिलता होगा। हाँ, जहां तस्वीरें और कहानियां सीधे उनके दिमाग पर असर करती हैं। स्रोत में छिपे हुए पाठ्यक्रम यानी हिडन करिकुलम का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। छिपा हुआ पाठ्यक्रम एक तरह से दीवारों में छिपी हुई वायरिंग जैसा है। अच्छा। वो दिखती नहीं, पर पूरे घर को पावर वही देती है। ये वो सबक हैं जो किताबों में लिखा नहीं होता, लेकिन तस्वीरें, कहानियां और किरदारों की भूमिकाएं बच्चों को सिखा देती हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण क्या होगा जो हम सब ने देखा है? सबसे बड़ा उदाहरण है तस्वीरों में भूमिकाओं का बंटवारा। आप कोई भी पुरानी टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिए, एक स्टडी का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि लगभग 80% तस्वीरों में माँ को या तो रसोई में दिखाया जाता है या घर की सफाई करते हुए। और पिता? वहीं पिता हमेशा अखबार पढ़ते हुए, ऑफिस जाते हुए या कोई जरूरी काम करते हुए दिखते हैं। बच्चे के दिमाग में ये छवि पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाती है कि यही नॉर्मल है। और इसका दूसरा पहलू है अदृश्यता का, मतलब कुछ किरदारों का किताबों से पूरी तरह से गायब हो जाना। बिल्कुल। और ये बहुत गहरा असर डालता है। इतिहास की किताबों में कितने पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं? बहुत सारे, अनगिनत। और महिलाएं? शायद 1 या 2। महिला वैज्ञानिकों, गणितज्ञों या दार्शनिकों का तो जिक्र ही नहीं मिलता। इसका एक सीधा मनोवैज्ञानिक असर होता है, जिसे स्रोत रोल मॉडल इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब लड़कियां किताबों में अपने जैसी दिखने वाली लीडर्स या साइंटिस्ट को नहीं देखती, हाँ, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि शायद ये क्षेत्र उनके लिए है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो ये अदृश्यता सिर्फ एक भूल नहीं है, बल्कि ये भविष्य की संभावनाओं पर एक ताला लगाने जैसा है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो खुद को ही सच साबित कर देती है। सही कहा। तो अगर हमारी भाषा और हमारी किताबें बचपन से ही दिमाग को एक खास तरीके से ढाल रही हैं, तो फिर मीडिया और विज्ञापन तो इन विचारों के लिए एक सुपर चार्जर की तरह काम करते होंगे, है ना? वो तो हर जगह हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सुपरचार्जर। मीडिया इन रूढ़ियों को सिर्फ दिखाता नहीं, बल्कि उन्हें ग्लैमरस बनाकर और मजबूत करता है। स्रोत इसके लिए वस्तुकरण या ऑब्जेक्टिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी महिलाओं को एक वस्तु के तौर पर पेश करना। जैसे विज्ञापनों में हम देखते हैं, एक बाइक के विज्ञापन में बाइक से ज्यादा ध्यान एक महिला मॉडल पर होता है, जिसका उस बाइक से कोई लेना देना नहीं है। वही। और ये बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करता है। वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन हो या डिश वॉशर का, हमेशा एक महिला ही खुश होकर कपड़े धोती दिखेगी, जैसे कपड़े धोना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो। बिल्कुल। लेकिन जब बात कार, घर के लोन या म्यूचुअल फंड जैसे बड़े आर्थिक फैसलों की आती है, तो विज्ञापन में अचानक एक पुरुष एक्सपर्ट बनकर सलाह देने लगता है। इसका मतलब ये है कि मीडिया हमें लगातार ये बता रहा है कि घर की जिम्मेदारी औरतों की है और पैसे और पावर से जुड़े फैसले मर्दों के। और ये हजारों बार देखने के बाद हमें यही सच लगने लगता है। हाँ, और ये सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। फिल्मों को देखिए, ज्यादातर कहानियों में हीरो एक मिशन पर होता है और हीरोइन अक्सर एक इनाम होती है जिसे अंत में जीतना होता है। उसकी अपनी कोई कहानी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। बहुत कम होती है। ये बार बार देखकर लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने लिए सीमित भूमिकाएं तय कर लेते हैं। ये सब बातें हमें उस जगह पर लाती हैं जहां इन चीजों को ठीक किया जाना चाहिए, हमारे स्कूल और कॉलेज। लेकिन स्रोत जो बताते हैं वो तो चौंकाने वाला है। स्कूल, जहां समानता का पहला पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, अक्सर वहीं पर भेदभाव की नींव रखी जाती है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ये सच में एक विडंबना है। और ये भेदभाव बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीकों से होता है, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। कैसे? शुरुआत होती है बैठने की व्यवस्था से। ज्यादातर स्कूलों में आज भी लड़कों और लड़कियों की अलग अलग लाइनें और अलग अलग बैठने की जगह होती है। ये बचपन से ही मन में एक हम बनाम वो की भावना पैदा करता है। और क्लासरूम के अंदर होने वाले कामों के बंटवारे में भी ये दिखता है। मैंने खुद अपने स्कूल में ये अनुभव किया है। हम सबने किया है। क्लासरूम में अगर डेस्क या कोई भारी सामान उठाना है, तो टीचर स्वाभाविक रूप से लड़कों को आवाज देते हैं। और अगर ब्लैक बोर्ड सजाना है, कोई रंगोली बनानी है या किसी फंक्शन में गेस्ट का स्वागत करना है, तो लड़कियों को बुलाया जाता है। हाँ, ये अनजाने में ही सही, लेकिन ये उन रूढ़ियों को पक्का करता है कि लड़के मजबूत कामों के लिए हैं और लड़कियां सजावटी और देखभाल वाले कामों के लिए। एक मिनट, यहाँ स्रोत में एक और चौंकाने वाली बात लिखी है।
रिसर्च के हवाले से कहा गया है कि टीचर क्लास में लड़कों से ज्यादा सवाल पूछते हैं और उन्हें जवाब देने के लिए ज्यादा समय भी देते हैं। क्या ये सच है? ये तो अविश्वसनीय लगता है। ये सच है और ये कई स्टडीज में साबित हो चुका है। इसे अटेंशन बायस कहते हैं। शिक्षक, चाहे वे महिला हों या पुरुष, अनजाने में लड़कों के जवाबों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। और लड़कियों के साथ? वहीं लड़कियों की तारीफ अक्सर उनकी अच्छी हैंडराइटिंग, उनके शांत स्वभाव या आज्ञाकारी होने के लिए की जाती है, न कि उनके किसी मुश्किल सवाल को हल करने की क्षमता के लिए। अगर ये सच है तो इसका असर तो बहुत गहरा होता होगा। इसका मतलब है कि क्लासरूम में ही लड़कियों को ये सिखाया जा रहा है कि उनकी बौद्धिक क्षमता से ज्यादा उनका व्यवहार मायने रखता है। बिल्कुल। और ये बात सीधे तौर पर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स जैसे विषयों में लड़कियों की कम भागीदारी से जुड़ती है। अच्छा। उन्हें शुरुआत से ही वो बौद्धिक प्रोत्साहन और आत्मविश्वास नहीं मिलता जो लड़कों को मिलता है। तो ये जो आम धारणा है कि लड़कियों का दिमाग गणित के लिए नहीं बना होता, ये असल में एक मिथक है। स्रोत इसे पूरी तरह से एक सामाजिक कंडीशनिंग का नतीजा बताते हैं, जैविक नहीं। सोचिए, बचपन से ही लड़कियों को खिलौने में क्या मिलता है? गुड़िया, किचन सेट। और लड़कों को बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स, साइंस किट्स। हाँ, जो खिलौने दिमाग को चुनौती देते हैं वो पारंपरिक रूप से लड़कों को दिए जाते हैं। तो जब शुरुआती सालों में सही माहौल ही नहीं मिलेगा तो आगे चलकर उनमें एक आत्मविश्वास की कमी या सेल्फ कॉन्फिडेंस गैप आ जाती है। उन्हें खुद लगने लगता है कि वे शायद इन विषयों के लिए नहीं बनी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को जोड़कर देखें तो ये एक छोटी सी अचेतन सोच से शुरू हुआ था, एक पूर्वाग्रह, और वो हमारी भाषा, किताबों, विज्ञापनों और क्लासरूम से होता हुआ एक लड़की के करियर के फैसले तक पहुंच गया। ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन है। हाँ, पूरी चर्चा का सार यही है। ये एक पूरी पाइपलाइन है। पूर्वाग्रह, जो कि एक सोच है, वो रूढ़ियों को जन्म देता है, यानी सामाजिक खांचों को। बिल्कुल। इन खांचों को हमारी भाषा और मीडिया हर रोज खाद पानी देकर और मजबूत करती हैं, और अंत में ये सब मिलकर शिक्षा और करियर में भेदभाव का कारण बनता है। असमान अवसरों का। हाँ, असमान अवसर। ये एक विचार से शुरू होकर एक वास्तविक ठोस परिणाम तक पहुंचता है जो किसी की पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ये छोटी छोटी अदृश्य लगने वाली चीजें मिलकर एक इतना बड़ा और मजबूत ढांचा तैयार कर देती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ये देखते हुए कि ये पूर्वाग्रह अक्सर अनजाने में काम करते हैं और बचपन से ही हमारे अंदर बैठा दिए जाते हैं, एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, आज भी उन लोगों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकल्पों को कौन सी अनकही धारणाएं आकार दे रही होंगी जो सक्रिय रूप से समानता में विश्वास करते हैं?